So, a translation that takes greater account of the aesthetic values and allows for the translator's intuitive empathy with the original is semantic translation, surprisingly, not faithful translation. तो देखो जैसे स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोग्राम होता है, दो चीज़ें होती हैं ना साउंड वेव के विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है कि साउंड वेव के दो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि पहला जो होता है वो होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है एम्पलीट्यूड। तो स्पेक्ट्रम क्या करता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम जो तुम्हारा साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी है उसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देता है। एक्स एक्सिस मतलब वर्टिकल, नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सिस जो होता है एक्स एक्सिस, उस पर फ्रीक्वेंसी को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में जो फ्रीक्वेंसी होता है साउंड वेव का, वो फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे वर्टिकली रिप्रेजेंटेड होता है। और दो चीज़ें होती हैं, तो ये हुआ तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का। अब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, स्पेक्ट्रम जो है कि उसको साउंड वेव के एम्पलीट्यूड को वाई एक्सिस यानी कि परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तेरा फ्रीक्वेंसी और ये हो गया एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम में, ठीक है। अब स्पेक्ट्रोग्राम क्या होता है, स्पेक्ट्रोग्राम इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड वेव्स, ठीक है। और जो साउंड वेव्स की तीन चीज़ें होती हैं इसमें रिप्रेजेंटेड, तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, पहली चीज़ हो गई टाइम, दूसरी फ्रीक्वेंसी और तीसरी इंटेंसिटी। तो स्पेक्ट्रोग्राम जो है कि साउंड वेव के टाइम, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, इन तीनों का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। तो ये हो गई स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोग्राम की बात, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या करता है, जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे वर्टिकली और एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलरली। और स्पेक्ट्रोग्राम मतलब कि तीन चीज़ें, टाइम, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो साउंड वेव की है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेक्ट्रोग्राम यूज़ करा जाता है। जो परसुएसिव लैंग्वेज होता है ना, परसुएसिव मतलब परसुएट करना किसी को। तो अपन किसी को जब परसुएट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेन वॉशिंग, ठीक है, तो उसमें मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ करा जाना चाहिए, ठीक है। और एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो दे हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट अ ग्रेट डील ऑफ आवर थिंकिंग इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ मेटाफोरिकल मैपिंग्स, ठीक है, या मेटाफोरिकल अंडरस्टैंडिंग। तो इससे क्या हुआ कि मतलब दे यूज मेटाफोरिकल लैंग्वेज फॉर परसुएजन, राइट। अब फोनोलॉजिकल रूल्स जो होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज के फोनेटिक और फोनेमिक लेवल को के बीच में इंटरेक्शन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फोनोलॉजिकल रूल्स किसी भी एक लैंग्वेज के वो मतलब जो होते हैं, ठीक है। और जो फोनोलॉजिकल रूल्स के बारे में एक और चीज़ है वो ये है कि दे आर एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। एक लिमिटेड ऑर्डर्ड सेट ऑफ रूल्स है किसी भी लैंग्वेज का फोनोलॉजिकल रूल जो है, इट इज़ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रूल्स, यू नो, इसका एक ऑर्डर है, क्रोनोलॉजी है इसकी पूरी। तो ये जो क्रोनोलॉजी है इट हेल्प्स टू like provide input for the other phonological operations that happen within that language, ठीक है। तो ये एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, एक ऑर्डर सेट है पूरा, समझे। ये मतलब ऐसा नहीं है कि वेग एम्बिग्यूअस ऐसी चीज़ें नहीं है। जो फोनोलॉजिकल रूल्स है दे आर सर्टेन एंड दे आर वेरी ऑर्डर्ड एंड दीज ऑर्डर्ड सेट ऑफ रूल्स रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट ऑल ऑफ द फोनोलॉजिकल ऑपरेशंस विद इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दिया है कि अरेंज द कंसेप्ट्स इन द ऑर्डर इन विच दे आर यूज्ड इन मॉर्फोलॉजी टू एनालाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। मतलब वर्ड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, जो कंसेप्ट्स अप्लाई करे जाते हैं उनका एक ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर के बारे में बताना है, राइट। तो ऑर्डर ये है कि सबसे पहले होता है मॉर्फीम और उसके बाद होता है मॉर्फ, मॉर्फीम के बाद है मॉर्फ, उसके बाद है एलोमॉर्फ, ठीक है। मॉर्फीम सबसे बड़ा, उसके बाद है मॉर्फ और फिर है एलोमॉर्फ, ठीक है। और फिर है ज़ीरो मॉर्फीम एंड देन ज़ीरो एलोमॉर्फ। तो ये है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ये है, सबसे पहले है मॉर्फीम, फिर है मॉर्फ, फिर है एलोमॉर्फ, राइट। और उसके बाद है ज़ीरो मॉर्फीम और फिर है ज़ीरो एलोमॉर्फ लास्ट में। तो फिर से एक बार, मॉर्फीम, ठीक है, फिर मॉर्फ, फिर एलोमॉर्फ, फिर ज़ीरो मॉर्फीम, फिर ज़ीरो एलोमॉर्फ। ये है द ऑर्डर ऑफ द कंसेप्ट्स फॉर एनालाइजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। नाउ इलेक्ट्रोपैलेटोग्राफ helps in recording the articulatory process of the place of articulation of the consonants. प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन मतलब ये लॉजिकल है कि इलेक्ट्रोपैरेटोग्राफ तो पता ही है
कि जो पैलेट, एक आर्टिफिशियल पैलेट का यूज़ करा जाता है टू रिकॉर्ड द टंग कॉन्टैक्ट्स एज एन आर्टिकुलेशन एज अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो इससे पहली बात तो ये पता क्लियर हो गई कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में बात होगी, और स्पेसिफिकली जो कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उनके प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए इलेक्ट्रोपैराटोग्राफ यूज़ करा जाता है। देखो, रॉजर ब्राउन जो स्टडी था 1973 रिगार्डिंग चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, उसमें ये रिवील हुआ था कि चिल्ड्रन अक्वायर लैंग्वेज, या फिर मतलब जो मॉर्फीम्स होते हैं वो दे अक्वायर द मॉर्फीम्स एट डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग अलग अलग होता है, लेकिन ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है, कि मतलब हर बच्चा जो है कि यूनिवर्सली एक ऑर्डर को फॉलो करता है। रेट भले ही अलग अलग हो सकता है लेकिन ऑर्डर अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। रेट का मतलब कि जो स्पीड है एक्विजिशन का, मॉर्फीम्स के एक्विजिशन का जो स्पीड है वो अलग हो सकता है, लेकिन मॉर्फीम्स के एक्विजिशन का जो ऑर्डर है दैट विल रिमेन यूनिवर्सली सिमिलर इन द एक्विजिशन ऑफ मॉर्फीम्स बाय द चिल्ड्रन। नाउ सेमांटिस्ट्स वो ट्राई करते हैं कि हर सेंटेंस का मीनिंग जो है वो उसके पार्ट्स से निकल के आ रहा है और वो पार्ट्स एक साथ कैसे कंबाइन किए जा रहे हैं, ठीक है। और इसी को कॉम्पोजिशनल थियरी ऑफ मीनिंग बोला जाता है। कॉम्पोजिशनल थियरी ऑफ मीनिंग का मतलब कि सेंटेंस जो है उसके कंस्टिट्यूएंट्स हाउ दे कम टुगेदर, ठीक है, द मीनिंग ऑफ द पार्ट्स एंड हाउ दे आर पुट टुगेदर, दैट्स द कॉम्पोजिशनल थियरी ऑफ मीनिंग। तो देखो, बेंगुली, असमीज, उड़िया, बिशनपुरिया जो कि पंजाब के साइड में बोली जाती है, और सदरी, सदरी जो है कि छोटा नागपुर अपना झारखंड, समझे, उधर ही मतलब भूमिज, कुरुक, ये सारे लैंग्वेज भी उधर ही बोले जाते हैं। तो इनमें से जो है कि जेंडर का मतलब गायब होना अचानक से, ये आश्चर्य की बात है, लेकिन ये गायब जो हो रहा है इसका, इसके पीछे एक कारण भी है। मतलब कि पहला तो ये कारण है कि जो जेंडर का जो सेंस होता है वर्ब में से वो एबसेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, ठीक है, जेंडर का जो प्रभुत्व है, एक तरीके से प्रभुत्व। तो एक तो ये कारण हो गया, एंड इट इज़ ऑल्सो द आउटकम ऑफ द फोनोलॉजिकल इरोजन ऑफ द ओ ए टर्मिनेशंस, O/A टर्मिनेशंस। अब O/A पता नहीं क्या है, ठीक है। तो सदरी, सदरी छोटा नागपुर एरिया, बिशनपुरिया अपना उधर सदरी, हाँ बिशनपुरिया तो पंजाब। तो देखो, मेटाफोर और सिमिली के बीच में डिफरेंस को देखो, तो मेटाफोर का मतलब होता है कोई डिफरेंस नहीं रह जाना, मतलब ऐसे एक चीज़ को ऐसे बताना जैसे कि इट इज़ समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग हर चीक्स आर रेड, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट सेंटेंस कि हर चीक्स आर रेड, वन सेज दैट हर चीक्स आर सन ब्लश्ड एप्पल्स, राइट। तो ये हो गया मेटाफोर। और सिमिली क्या होता है कि एक कंपैरिजन करता है दो चीज़ों के बीच में। तो जब कंपैरिजन करता है तो इट यूजेस वर्ड्स लाइक एंड एज। फॉर एग्जाम्पल, हर चीक्स आर रेड की जगह अगर कोई कहता है हर चीक्स आर लाइक सन ब्लश्ड एप्पल्स, या फिर हर चीक्स आर एज सन ब्लश्ड एप्पल्स, तो ये सिमिली का एग्जाम्पल है। अब जैसे देखो, जो नॉर्थ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस होती हैं उनमें एस्पिरेशन इज़ अ प्रिडोमिनेंट फीचर, लेकिन एक ऐसा NIA लैंग्वेज है विच लैक्स एस्पिरेशन। तो उसका नाम है, मतलब उसका नाम है सिनलीज। सिनलीज जो है श्रीलंकन लैंग्वेज, सिनलीज लैक्स एस्पिरेशन। एंड एसमीज जो लैंग्वेज है, इट लैक्स रेट्रोफ्लेक्शन। आई डोंट नो हाउ, आई मीन literally their language is based on retroflexion as I feel, but that's what the book says. It lacks retroflex sounds, but they use things like ki korea se, korea re. What's that? That's a retroflex sound. They use literally, they curl their lip upwards in literally while pronouncing anything, literally anything. That's how they pronounce anything. But I don't know how they. It says, the book says it lacks retroflex sounds like turda. Maybe it lacks. I don't know, but that's what it says. Field label in lexicography means meaning in a certain sphere of activity. जैसे कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, जैसे वॉलीबॉल हो रहा है तो मार का मतलब उसमें है कि स्मैश करो, राइट, नॉट बीट समवन अप। सो फील्ड लेबल इन लेक्सिकोग्राफी मीन्स मीनिंग इन अ सर्टेन स्फेयर ऑफ एक्टिविटी। एक ऐसा साउंड चेंज जिसमें कि एक साउंड इज लॉस्ट, एक साउंड गुम हो जा रहा है, इट इज लॉस्ट, और कोई दूसरा सेगमेंट एंड यूजुअली एक वावल उसको बड़ा कर दिया था, उसको इट इज़ लेंथन। तो
एक साउंड हट जा रहा है, मतलब लॉस्ट हो जा रहा है, और एक sound which is usually a vowel is lengthened. That process is called compensatory lengthening. That process is termed as compensatory lengthening. Now, total loss of communication due to injury in certain parts of the brain is referred to as global aphasia, right? But loss of communication ability and the ability to comprehend any linguistic communication is not referred to as Broca's aphasia, because Broca's aphasia का मतलब है कि production problems, not comprehension problems. Maybe it's, I mean, most probably it's Wernicke's aphasia, right? Wernicke's aphasia में someone utters foolishly long utterances for simple terms, right? So that is Wernicke's aphasia. Broca's aphasia में broken speech होती है। देखो स्प्रैशबुंड जो टर्म है, मतलब कि अनरिलेटेड लैंग्वेजेस के कॉन्टैक्ट के बारे में, तो एरियल लिंग्विस्टिक्स हैज़ बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द नंबर ऑफ फीचर्स दैट आर नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर स्प्रैशबुंड एंड सिंपल कॉन्टैक्ट फिनोमेना। ठीक है, तो एरियल लिंग्विस्टिक्स इसमें प्रॉब्लम फेस करता है। सिंपल कॉन्टैक्ट और जो स्प्रैशबुंड है, स्प्रैशबुंड फिनोमेना और सिंपल कॉन्टैक्ट फिनोमेना, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए जो फीचर्स एरियल लिंग्विस्टिक्स के पास हैं, दे आर नॉट सफिशेंट, राइट? एंड दूसरी चीज़ ये कि द सिमिलैरिटीज ऑफ लिंग्विस्टिक एरिया शुड नॉट बी ट्रिवियल। ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। द सिमिलैरिटीज ऑफ अ लिंग्विस्टिक एरिया शुड नॉट बी ट्रिवियल, शुड नॉट बी प्रॉब्लमैटिक। जो सिमिलैरिटीज होती हैं लिंग्विस्टिक एरिया में, दे शुड नॉट बी प्रॉब्लमैटिक, दे शुड नॉट बी ट्रिवियल, राइट? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन एंड नैरो ट्रांसक्रिप्शन। तो नैरो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्टली जो साउंड जैसे प्रोड्यूस हो रहा है उसके सारे फीचर्स, इंक्लूडिंग एस्पिरेशन और पैरेटलाइजेशन और लेबियलाइजेशन, हर चीज़, हर एक सुप्रासेगमेंटल फीचर्स हो गए, उन चीज़ों को भी इंक्लूड करना ट्रांसक्रिप्शन में, दैट्स द नैरो ट्रांसक्रिप्शन। और नैरो ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज एलोफोनिक ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जबकि फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है इट इज टर्म्ड एज ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन। ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि मोटा मोटी हर चीज़ को कर दिया है ना, एस्पिरेशन नहीं इंक्लूड करा उसमें। जैसे हाँ, मतलब एस्पिरेशन जैसे फल हो गया, राइट, जैसे खा, तो उसमें एस्पिरेशन नहीं इंक्लूड करा जो ट्रांसक्रिप्शन का इस साउंड का। तो ये हो गया फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन और ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन। जबकि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि नैरो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड ऑन द आर्टिकुलेटरी, अकूस्टिक एंड द ऑडिटरी प्रॉपर्टीज, दैट्स phonetic transcription or narrow transcription. And transcription of the speech sounds irrespective of their function in the language, that's phonetic transcription. That as well relates to the phonetic transcription. Garhwali and Kumaoni, these two are the central Pahadi languages as classified by Grierson. Now here's a question. It says the other stock of the Monk-Khmer languages is represented by which language? So the other stock of the Monk-Khmer language, Monk-Khmer is an Austroasiatic language. Other stock of the Monk-Khmer is represented by none other than Khasi, Khasi, Palangik, Monik, Moik, Viet Mong, Katuik, Bahnarik, Pierik, Jahaik, Semoik, Semelaik, right? देखो एक तो ये दिया हुआ है कि नॉन फाइनाइट में इट कैन नॉट हैव टेंस एस्पेक्ट मूड, ठीक है, और जेंडर नंबर फीचर, ठीक है, टेंस एस्पेक्ट मूड, जेंडर नंबर फीचर, एक तो ये दिया हुआ है। दूसरा ये देता है कि जैसे इट कैन हैव ओनली एस्पेक्ट मार्किंग, दूसरा क्वेश्चन ये दिया है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मैं अगर एस्पेक्ट अलग से दे देता है तो मैं उसको कर लूँगा सेलेक्ट, सीधी सी बात है। अच्छा देखो, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये कहता है कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन अ वेरिएबल एज अ क्लोज्ड सेट ऑफ वेरिएंट्स, ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल है टू डिफाइन अ वेरिएबल एज अ क्लोज्ड सेट ऑफ वेरिएंट्स, कि कोई एक वेरिएबल है जो कि एक क्लोज्ड सेट है, ठीक है, ओपन नहीं है, ओपन टू चेंजेस, ये सब सारी चीज़ें वेरिएशंस नहीं है, इट इज़ अ वेरिएबल विद अ क्लोज्ड सेट ऑफ वेरिएंट्स, तो ऐसे में ऑल द वेरिएंट्स इंक्लूडिंग द नॉन अकरेंस, ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स हैं, ऑल द वेरिएंट्स, ठीक है, वेरिएंट्स जितने हैं इंक्लूडिंग द नॉन अकरेंस, मतलब जो अकर नहीं भी हो रहा है, अगर वो रेलेवेंट हैं वेरिएंट्स तो उनको काउंट करा जाना चाहिए, दे मस्ट बी काउंटेड। सो दैट्स व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी सेज, इफ इट इज पॉसिबल टू डिफाइन अ वेरिएबल एज अ क्लोज्ड सेट ऑफ वेरिएंट्स इंक्लूडिंग नॉन अकरेंस, इंक्लूडिंग द वेरिएंट्स व्हिच don't occur, you know, they are including the non occurrence of variants, if they are relevant they all must be counted। देखो ऐसे लैंग्वेजेस
जो कि विच मार्क द सब्जेक्ट ऑफ द intransitive clause and the object of the transitive clause. ठीक है, या वर्ब, subject of the intransitive verb and object of the transitive verb in the same case, they constitute these absolutive, the ergative languages, right? They are the ergative languages. And ergative absolutive languages में वर्ब और ऑब्जेक्ट का अग्रीमेंट होता है, ठीक है, ठीक है। तो वर्ड्स लाइक हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड, ये क्या करते हैं, दीज एक्सप्रेशंस रिलेट अ पोर्शन ऑफ द अर्लियर डिस्कोर्स टू लेटर पार्ट, है ना, पहले के पार्ट को दूसरे लेटर के पार्ट से कनेक्ट करते हैं, हाउ एवर, ऑल्दो। तो इनको डिस्कोर्स डेक्टिक बोला जाता है, डिस्कोर्स डेक्टिक्स, दीज आर डिस्कोर्स डेक्टिक्स। देखो, एक ऐसा ट्रांसलेशन विच टेक्स अकाउंट ऑफ द एस्थेटिक वैल्यू, और जिसमें कि ट्रांसलेटर के एम्पैथी जो होती है ट्रांसलेटर की, उसको मतलब ओरिजिनल के साथ जो ट्रांसलेटर की एम्पैथी है उसको, तो इन दो चीज़ों को जो इंक्लूड करता है, ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू और तुम्हारा ये हो गया ट्रांसलेटर की इंट्यूटिव एम्पैथी विद द ओरिजिनल इज कॉल्ड सेमांटिक ट्रांसलेशन, ठीक है। देखो, जो वोकलिक कॉन्सोनेंटल मतलब डिस्टिंक्शन है, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट, वॉवल, लिक्विड और ग्लिड, इन तीनों चीज़ के बारे इन चारों चीज़ों के बारे में कौन सा ऐसा डिस्टिंक्टिव फीचर है जो कि डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर सकता है। तो कॉन्सोनेंट और लिक्विड, जैसे ल र, इन दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, वावल और ग्लिड, इन दो चीज़ों में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। तो इनके लिए सबसे एग्जैक्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो कि डिस्टिंग्विश कर सके वो होगा वोकलिक कॉन्सोनेंटल। वोकलिक कॉन्सोनेंटल क्यों होगा? कॉन्सोनेंटल कॉन्सोनेंट और लिक्विड को क्लासिफाई कर देगा, और वावल और ग्लाइड जो है दैट विल बी क्लासिफाइड बाय द वोकलिक। बाकी सारे ऑप्शंस जैसे ऑब्स्ट्रुएंट एंड कंटिन्यूएंट, ठीक है, ये नहीं कर पाएंगे। वोकलिक एंड सिलेबिक तो सर्टनली नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिलेबिक है। सिलेबिक एंड अप्रॉक्सीमेंट ये भी नहीं कर पाएंगे। अप्रॉक्सीमेंट आर कॉन्सोनेंट्स, but I don't think that they include the liquid sounds like la, ra, right? तो जब वॉवल क्वाड्रिलैटरल बनाना रहता है या वॉवल स्पेस बनाना रहता है तो F1 और F2 दो चीज़ों को प्लॉट किया जाता है वॉवल क्वाड्रिलैटरल या वॉवल स्पेस बनाने में, राइट। अब F1 जो होता है उसको प्लॉट किया जाता है परपेंडिकुलरली एक्स एक्सिस पे। F1 is plotted on the x axis perpendicularly and F2 is plotted on the I'm sorry, F1 is plotted on the y-axis perpendicularly, whereas F2 is plotted on the x-axis vertically. Yeah. An aspirated series of both voiceless and voiced stops, producing a four-way contrast, as in pa, pha, ba, bha, at all the five basic points of articulation is normal and distinctive in all the NA languages or North Indo-Aryan languages. So basically what it means is that वॉइसलेस और वॉइस्ड स्टॉप, ठीक है, एस्पिरेटेड सीरीज, वॉइसलेस और वॉइस्ड स्टॉप्स का एस्पिरेटेड सीरीज जैसे कि प, फ, ब, भ, ये एट ऑल बेसिक पॉइंट्स इज अ नॉर्मल फिनोमिना इन द नॉर्थ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, नॉर्मल एंड डिस्टिंक्टिव, ठीक है, इसको अलग भी कराया जा सकता है, इट इज डिस्टिंक्टिव। SOV लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? हिंदी है, ऑलमोस्ट ऑल, आई मीन all the languages except Khasi in India are SOV word order languages. Khasi is an SVO word order language. Apart from that, Persian is also an SOV language. Persian, Japanese, Korean and Tibetan, right? Tibetan as well is an SOV word order language. It's an adjoining country to India. Persian is an SOV word order language. Japanese, Korean and Tibetan. Suppletion क्या होता है? Suppletion is a process in which we form the allomorphemic variants of a morpheme which are phonetically unrelated, ठीक है, phonetically unrelated होते हैं और एक ही morpheme के allomorphemic variants होते हैं, suppletion. Complementaries, example of complementaries is not husband and wife, but it is boy and girl. Boy and girl is an example of complementaries.
but not husband wife. Proposition is not the sender's agenda but the core sentence meaning. That's what the proposition is. Proposition is when a statement is made to assert something, right? Okay, scola is cola, stabula is tabula, chronica coronica. This seems like insertion. Arbor arbol, chimney chimney, fricolar fricol. This seems like an example of dissimulation. Bread bird, horse horse, palabra parabola. This seems like an example of metathesis. Octo octo, noctem notto, septem sette. This I'm not sure about what it could be, but this seems to be the answer to what assimilation is. So let's see. Actually, yes, octo, noctem notto, septem sette. This is an example of assimilation. Broadcast transmission may be defined as a linguistic signal which can be heard by any auditory system within earshot, and the source can normally be localized by binaural directional finding. So broadcast transmission, directional reception is basically that one thing where the sound seems to be coming from all the directions, but the hearer is able to specify the direction from where it is coming. Implicature means when something is implied by an utterance. But explicature, what could that mean? Sender's agenda, semantic information, contextual information, core sentence meaning. It's not the core sentence meaning for certain. Contextual information, sender's agenda. Let's see. Actually not. It's the contextual information. Implicature is when something is implied by an utterance, whereas explicature is the contextual information within an utterance. Okay. Now some facts about creoloid. What's creoloid? So creoloid is basically, it lacks its origin in a pidgin language. It has some resemblance with Creole language. It has some relevance with Creole. It lacks its origin in a pidgin language. Second, it's a variety of a language. Third, and fourth, that it may or may not have tradition of use, strong tradition of use by native speakers. It may or may not have that feature, being used by the native speakers. That's about the creoloid. So again, it is a variety of language. Its origin, right? Its origin is, its origin is not relevant to a pidgin. It resembles a Creole, and it may or may not be. It may or may not be in. It may or may not have a strong tradition of use by native speakers. जो अधिकरण का डिक्शनरी मीनिंग है किसी चीज़ का आधार, कर्ता या कर्म का आधार जो है, ठीक है, तो ये है अधिकरण. सप्तमी होता है, वो होता है ना द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठ. संस्कृत का जो है भाई कंजुगेशन का जो फॉर्म्स है संस्कृत के, अधिकरण, तो उसमें अधिकरण का मतलब आधार होता है, ठीक है. अब इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंटल, एक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव, लोकेटिव. आई थिंक एक्यूजेटिव, क्योंकि आधार, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी. एक्चुअली लोकेटिव है अधिकरण, लोकेटिव, लोकेशन. ओके. अब ये पीटर ट्रजिल किस स्टडी से एसोसिएटेड है? तो ओबरवार्ड स्टडी, कुपवार स्टडी, नॉर्विच स्टडी, मार्थास वाइनयार्ड स्टडी. मार्थास वाइनयार्ड स्टडी तो बेसिल बर्नस्टीन. कुपवार स्टडी जो है वो इंडिया में करा था इनने, ये जो सोशल लिंग्विस्ट्स थे यार, गम्पर्स एंड शायद हिम्स, समझे. अच्छा, तो ये इंडिया में करा था इन्हें, तमिल कन्नड़ जो रीजन है वहाँ वहीं कहीं है. ओबरवार्ड स्टडी ये हुआ था ऑस्ट्रिया में. इट वॉज बेसिकली टॉक्ड अबाउट कि जैसे पुअर मैन कांट गेट वाइफ्स, समझे, तो ये था ओबरवार्ड स्टडी. नॉर्विच स्टडी जो है, नॉर्विच स्टडी ये पीटर ट्रजिल का वर्क था. इसमें ये ही हाइपोथेसाइज्ड कि जितने मतलब रिच होते जाओगे उतने ज़्यादा स्टैंडर्ड इंग्लिश के करीब जाते जाओगे. So despite the fact that NIA languages are characterized by distinctive retroflexion, है ना, which of the following lack retroflexion? तो Assamese और रोमानी
ये दोनों दे लैक रेट्रोफ्लेक्शन. फिर है इंटरचेंजेबिलिटी. The speaker of a language can reproduce any linguistic signal that he can understand. ये इंटरचेंजेबिलिटी. जबकि where's the pen drive? अच्छा ये कोई सिंपल है. Okay, so that's interchangeability. As far as I know, is the capability, transmission and reception de mensaje. Now phonation process happens in the larynx. Okay? Not the pharynx. It's the larynx where the phonation process happens. Phonation process happens in the larynx, laryngeal cavity. That's where the glottis, epiglottis, corniculae, cuneiform, arytenoid cartilage, these are situated. Now the field of discourse, setting of the interaction, that's the field of discourse associated with. So field of discourse is associated with setting of the conversation. Now a translation procedure involving a change in grammar from SL to TL is called. So translation procedure involving change in grammar, ऐसा translation हो रहा है where the grammar changes, grammar cambia gramático en traducción, है ना. तो en ese traducción desde source language a target language, ese traducción donde hay cambia gramático se llama shift और ट्रांसपोजिशन. इसको शिफ्ट या ट्रांसपोजिशन बोला जाता है. ऐसा ग्रामेटिकल चेंज, ऐसा ट्रांसलेशन जिसमें ग्रामेटिकल चेंज हो जा रहा है, ठीक है, जब सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में ले जा रहे हो, तो इसको शिफ्ट या ट्रांसपोजिशन बोला जाता है. ऐसा होता है, कई बार होता है. नाउ कर्मा इज एसोसिएटेड विद ऑफ कोर्स कर्ता, कर्म. कर्ता इज नॉमिनेटिव, कर्म इज एक्यूजेटिव, राइट. कर्म इज एक्यूजेटिव, केस मार्क्ड. इम्प्लीकेचर इज द सेंडर्स एजेंडा, मतलब भेजने वाले का जो एजेंडा है. जैसे द कैट इज क्यूट या दीज स्मॉल पेटी एनिमल्स आर वेरी डेंजरस. तो इसमें इम्प्लाई कर रहा है कुछ, है ना. दी स्मॉल एनिमल्स कैन बी स्कैरी implies that these are dangerous. तो जो इम्प्लीकेचर है ये सेंडर का एजेंडा है. नाउ विलियम लबोव. William Labov is associated with the Martha's one-year study. I was thinking that Basil Bernstein who's associated with the Martha's one-year study, but alas, it's William Labov. The discreteness. Messages are made of smaller, repeatable parts rather than indivisible units. That's true. Discreteness says that a whole message can be broken down into smaller, meaningful parts. So, repeatable, smaller parts rather than indivisible units. Georgy Lozanov, he worked on Suggestopedia, Girlstop, GLSTP, Girlstop, Suggestology and Outlines of Suggestopedy. In the year 1978, he worked on, he published this work in the year 1978, Georgy Lozanov, Suggestology and the Outlines of Suggestopedy. Next is dysarthria. Dysarthria and apraxia, apraxia is basically inability to generate the motor programs itself, whereas dysarthria is the problem in the transmission of the generated messages or commands or those neural messages. So dysarthria is the interruption in the transmission of those neural messages. Let's see, it's the difficulty in the motor articulation of speech. So one cannot articulate the speech, right? So there's an interruption in the message being transmitted to the speech organ for it to act, right?
So disruption in the motor articulation of speech, that's dysarthria. Whereas apraxia is the inability in the motor programming of speech, right? According to the question, the motor programming is itself not generated. Difficulty in the programming itself. Whereas dysarthria is the interruption or disability in the transmission of that motor message or motor articulation of speech. Converse. Husband and wife are examples of converse antonyms. Productivity. Language users can understand and create never heard before utterances. That's productivity. Because productivity means the same linguistic signals can be recombined to create completely new novel utterances. So that's productivity, right? Okay, so that's it. So also there's another question in the sentence, Anamika has invited him to the party. The verb invited has, so what characteristics does the verb invited have? So it has two characteristics. The first is that it's a participle morpheme. Participle, why? Because participles help to create compound verbs. So has invited, right? For example, is working, or has been. So has is combined with invite and the conjugated form of it. So inviting, is working, has invited, has been. So the verb here in the sentence, Anamika has invited him to the party. The verb invited it has the participle morpheme, okay, and it also has the, what was it? Invited has participle morpheme, and invited has perfective morpheme. Yeah, perfective morpheme, because perfective is when something is said to be, जैसे हम खाना खा लेनी, that's perfective. कब खैनी एक बारे में कोनो बात यहाँ होता है ना, तो खैनी लेकिन कब खैनी ये ना पता है, तो ये है परफेक्टिव. तो हैज़ इन्वाइटेड मैंने इन्वाइट कर दिले, बुला दिले, अब कब बोलेला से बारे में कोनो बात ना होता. तो दो चीज़ है मैं इन्वाइटेड में कि एक तो परफेक्टिव है, ठीक ना, परफेक्टिव के बाद हाँ पार्टिसिपल मॉर्फिम भी है.